Good morning, all of you. श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप चंदवाजी में आपका स्वागत है। बीएससी फाइनल ईयर बॉटनी की ये क्लास है जिसमें हम इकोलॉजी इकोसिस्टम के फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने फैक्टर्स जो थे उसमें तापमान फैक्टर की बात की थी और तापमान में हमने उसके जो तापमान है वो किस तरह से उपापचय क्रियाओं को प्रभावित करता है, तापमान है वो किस तरह से प्रजनन की एक्टिविटीज़ को प्रभावित करता है, तापमान है वो कैसे बॉडी में पिगमेंटेशन को इफेक्ट देता है, तापमान से कार्यकी इफेक्ट होता है एवं तापमान है जो आकारकी को भी प्रभावित करता है। ये इस तरह के हमने तापमान के कुछ इफेक्ट देखे थे कि जीवों पर तापमान का किस प्रकार से इफेक्ट होता है। इसलिए तापमान बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करता है, एक इफेक्टिव फैक्टर है इन्वायरमेंटल फैक्टर में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जीव के लिए। इसमें हमें याद रखने के लिए सबसे मेन है कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो अक्षांश रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं, पृथ्वी पर जो वेजिटेशन है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही रहा है। इसमें हम देखते हैं कि जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं जहाँ पर टेम्परेचर हमेशा कंटिन्यूसली हाई टेम्परेचर होता है, और इसी प्रकार के इस टेम्परेचर को हमने मेगाथर्मल प्लांट कहे थे। मेगाथर्मल के बाद में हमने मीजोथर्मल प्लांट कहे और माइक्रोथर्मल और उसके बाद एक्सोथर्मल प्लांट कहे। तो प्लांट को भी टेम्परेचर के बेस के ऊपर 4 भागों में बांटा है हमने, और जो ऐसे टेम्परेचर में जहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर होता है हमेशा रहता है उनको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले, इसको हम मेगाथर्मल प्लांट कहते हैं, में डिवाइड किया था। और इस तरह से ही यहाँ पर ये एक तापमान एवं आकार की, ये काफ़ी बार नेट में भी पूछ लिया जाता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसमें भी ये नियम कई बार क्वेश्चन आ जाता है जिसको हमें याद करना चाहिए। जिसमें वर्ग में नियम, इसमें इसने कहा था कि जो ठंडे प्रदेशों में जीव रहते हैं उनका यदि रक्त ब्लड वाले जो जीव हैं तो उनका शरीर मोटा होता है, बड़ा होता है, और यदि ठंडे ब्लड वाले जो जीव हैं यदि ठंडे प्रदेशों में रहते हैं तो उनका शरीर है वो छोटा होता है। तो बर्गमैन रूल ये कहता है, जबकि रेन सिद्धांत कहता है कि जो टुंड्रा प्रदेशों में या ठंडे प्रदेशों में जो जीव पाए जाते हैं उनके पंख लंबे एवं छोटे होते हैं, जबकि जो गर्म प्रदेशों में पक्षी पाए जाते हैं उनके पंख हैं वो चौड़े और बड़े होते हैं। जबकि एलन का नियम कहता है कि बॉडी के जो आउटर पार्ट्स हैं वो ठंडे प्रदेशों में कम चौड़ाई के मतलब छोटे होते हैं, जबकि बाहरी जो ऑर्गन हैं वो गर्मी वाले प्रदेशों में, गर्म प्रदेशों में वो बड़े होते हैं। जॉर्डन का नियम कहता है कि जो कशेरुकाएँ हैं, मछलियों की कशेरुकाएँ वो ठंडे प्रदेशों में ज़्यादा होती हैं, जबकि गर्म प्रदेशों में ये कशेरुकाओं की संख्या कम होती है। तो ये सारे इफेक्ट हैं टेम्परेचर के किसी जीव के ऊपर। अब ये टेम्परेचर का हम पढ़ रहे हैं कि इसकी जो वितरण है, तापमान एवं वितरण, तो तापमान और वितरण को हम देखते हैं तो ये सारे फैक्टर ही तो हैं जो कि वितरण को प्रभावित करते हैं। जैसे कि मान लो कि किसी की आकार की कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए, यदि वो डिपेंड करता है। यहाँ पर हम पौधों का वितरण देख रहे हैं कि यदि हाईएस्ट रेनफॉल होती है, हाईएस्ट टेम्परेचर होता है तो यहाँ पर मैक्सिमम प्लांट पाए जाएंगे, मैक्सिमम डाइवर्सिटी पाई जाएगी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्लांट्स ज़्यादा होंगे तो यहाँ धीरे धीरे नंबर ऑफ प्लांट्स कम होंगे, और टुंड्रा प्रदेशों में प्लांट्स की संख्या धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो ये पौधे के वितरण को प्रभावित करता है टेम्परेचर। इसी तरह से हम देखते हैं जैसे कि जो एक्टिविटीज़ हैं उपापचय की, दर हैं, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ हैं, वो कम ज़्यादा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होती हैं। तो एक जीव को एक नॉर्मल रेंज का टेम्परेचर चाहिए होता है जिसमें उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी सामान्य तौर पर चलती रहे। यदि ऐसा चलता है तो वहाँ पर उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, मृत्यु दर कम होगी, जन्म दर ज़्यादा होगी, और जन्म दर ज़्यादा होगी तो वहाँ पर डाइवर्सिटी बढ़ती चली जाएगी। तो ये फेवरेबल कंडीशन है जहाँ पर कि एक बॉडी मेंटेन रह पाएगा। तापमान यदि समान है तो वहाँ पर प्रजनन होगा तो रिप्रोडक्शन होगा और पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो ये सारे वितरण को डिसाइड करते हैं किस जगह पर, किस प्लेस पर
ये सब चीज़ें होंगी। तो जिस प्लेस पर टेम्परेचर फेवरेबल होगा, अनुकूलित तापमान होगा, वहाँ पर जीव ज़्यादा पाए जाएंगे। जहाँ पर टेम्परेचर की हार्श कंडीशन होगी वहाँ पर जीव कम पाए जाएंगे। ये स्वाभाविक बात है। तो 21 डिग्री जो टेम्परेचर है, जैसे समुद्र में, पानी में, तालाबी आवास हमने देखा था, तो 21 डिग्री तक जीव जंतु पाए जाते हैं। लेकिन यदि उससे नीचे कांस्टेंट टेम्परेचर रखने वाले जीव उससे नीचे पाए जाते हैं, वो ऊपर की परतों में नहीं आते हैं। तो ये सारा टेम्परेचर का इफेक्ट है जो वितरण को प्रभावित करता है। इसके बाद तापमान हेतु अनुकूलन, जीवों में तापमान के लिए अनुकूलन, इसे देखते हैं हम। तो तापमान के अकॉर्डिंग जीवों में अलग अलग अनुकूलन पाया जाता है। जैसे हम कहें कि इन्होंने जो जॉर्डन नियम था, बर्गर नियम था, रेंसे नियम था, ये क्या कहते हैं कि ये अनुकूलन तो बता रहे हैं कि यदि ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है जीव तो उसके अनुकूलन इस तरह से करता है वो, ठीक है। तो बर्गर नियम था वो क्या कह रहा था कि जैसे कि यदि ब्लड गर्म है तो ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीव अपने शरीर को मोटा कर लेते हैं, तो ये अनुकूलन है। दूसरा कि जैसे व्हेल मछली है, व्हेल मछली, इसके अंदर एक अलग से वसा की परत पाई जाती है जिसे तिमी वसा कहते हैं, जिसे तिमी वसा कहा जाता है। तापमान एवं अनुकूलन। तो तिमी वसा जो पाई जाती है वो व्हेल मछली में पाई जाती है, व्हेल मछली में पाई जाती है। और इसका जो कारण है वो ताप का कुचालन करना होता है। ताप का कुचालन मतलब कि ये जो व्हेल मछली है उसको ठंडा नहीं होने देती है। अब उसके बाहरी आवरण पर ये वसा पाई जाती है तो मछली को वो ठंडा नहीं होने देती और मछली ठंडे प्रदेशों में आराम से रह सकती है। तो इसी तरह से बहुत सारे जीव हैं जो अपने अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को अनुकूलित कर पाते हैं। और यदि हम देखते हैं कि जैसे ग्रीष्म ऋतु में जो पक्षी होते हैं सुबह के टाइम में घूमते हैं, वापस से अपने घोंसले में आ जाते हैं, दोपहर के समय फिर शाम को निकलते हैं, फिर वापस से अपने घोंसले में आ जाते हैं। तो इस तरह से सभी जीव अपने आप को अनुकूलित करते हैं। अत्यधिक ठंडे होने पर कुछ जंतु प्राय मृत हो जाते हैं और इस घटना को क्रिप्टोबायोसिस कहते हैं। क्रिप्टोबायोसिस, ठीक है। ये वो टेम्परेचर है जिस पर जीव मृत समान दिखाई देता है ना। अधिक ठंडा हो जाए और उस पर जीव बिल्कुल मृत दिखाई दे तो उसको क्रिप्टोबायोसिस कहते हैं। क्रिप्टोबायोसिस किसी जीव को जैसे हम फ्रिज में रख दें तो वो क्रिप्टोबायोसिस कहलाता है। जैसे हम सब्जियों को फ्रेश रखते हैं तो उस सब्जी को उठा के फ्रिज में रख दिया हमने तो क्रिप्टोबायोसिस हो गया ना। क्रायो प्रिजर्वेशन भी इसी टर्मिनोलॉजी के साथ में। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, किसी जीव को -120 तक प्रिजर्व कर देना क्रायो प्रिजर्वेशन होता है। तो क्रिप्टोबायोसिस जहाँ पर कि जीव ठंडे प्रदेशों में रहते हुए इतना ठंडा हो जाए कि वो मृत समान दिखे, उसे क्रिप्टोबायोसिस कहा जाता है। ऐसा जीवों में टेम्परेचर के साथ में जैविक जो क्रियाएं हैं, उपापचयी क्रियाएं हैं वो कम ज़्यादा होती हैं। यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो उपापचयी क्रियाएं बढ़ती हैं, टेम्परेचर कम होता है तो उपापचयी क्रियाएं कम होती हैं। तो ये इस तरह के अनुकूलन भी जीवों में पाए जाते हैं। और यदि हम देखें कि उपापचयी क्रियाएं कि हमने कहा जैसे 37 डिग्री या 37 डिग्री के ऊपर ये मैक्सिमम इसकी उपापचयी क्रियाएं होंगी, उसके बाद में उपापचयी क्रियाएं भी डिक्लाइन कर जाती हैं। तो धीरे धीरे बढ़ती हैं और धीरे धीरे डिक्लाइन कर जाती हैं। तो इस तरह से हम कहेंगे कि उपापचयी क्रियाएं भी टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती हैं। यदि कम टेम्परेचर होगा तो जैसे मेंढक है, मेंढक के अंदर क्या होता है कि
हाइबरनेशन की प्रोसेस पाई जाती है। हाइबरनेशन में मेंढक क्या करता है कि जमीन से कुछ नीचे जाके और केवल सुप्त अवस्था में चला जाता है। 3-4 महीने के लिए वो सुप्त अवस्था हो जाता है। जैसे ही बारिश होती है और वो टर की आवाज़ आने लगती है तो वो हाइबरनेशन से उठता है उसमें। तो उसमें हाइबरनेशन की प्रोसेस में क्या करता है कि इसमें क्या करता है कि ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो उसकी कम हो जाती है। कम करने के लिए क्या करता है, केवल श्वसन इसमें चलता है, बाकी और सारी एक्टिविटीज इसकी स्लो हो जाती हैं। और उसमें क्या होता है कि मेंढक का यदि शरीर है बिल्कुल पिचक जाता है, एक कागज़ की प्लेट की तरह ऐसे चिपक जाता है। लेकिन जैसे जैसे यदि ये हाइबरनेशन से बाहर आता है तो वापस से इसका शरीर पूर्णतः ठीक हो जाता है। तो इसमें क्या किया, इसमें मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी थी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसको उसने स्लो डाउन कर लिया, स्लो डाउन किया। अब मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी थी उसको स्लो डाउन किया तो इसका मतलब आप इसको खाने पीने के लिए या एक्सक्रीशन उत्सर्जन करने के लिए ये कम आवश्यकता होती है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी इसकी मेंटेन रहती है और लंबी समय तक ये जिंदा रह सकता है। तो इस तरह से जो तापमान है अनुकूलन है, जैसे हमारा ही देखें हम कि हम हमारे को अनुकूल कैसे करते हैं। जैसे गर्मियों का मौसम है और हम अपने आप को अनुकूलित कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम पंखा चला लेंगे, कूलर चला लेंगे, एसी चला लेंगे कि बॉडी को टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर अच्छा बना रहे और हम अनुकूलित हो जाएं, मतलब हमारे विपरीत कंडीशन हमारे सामने डेवलप ना हो पाए। लेकिन पशु पक्षी हैं, पौधे हैं, ये क्या करते हैं गर्मियों में। यदि किसी पौधे के बारे में हम सोचें कि गर्मियों में क्या होता है तो उनकी पहले ही पतझड़ हो जाती है। पतझड़ के बाद में पत्तियां जो डेवलप होती हैं तो या तो उसके ऊपर क्यूटिकल आवरण पाया जाता है, क्यूटिकल आवरण पाया जाता है तब तो ठीक है, अदरवाइज क्यूटिकल आवरण नहीं पाया जाता है तो वो पत्तियों को झाड़ देते हैं, पत्तियां नहीं रखते हैं और केवल स्पाइक के रूप में, कांटे के रूप में तने के ऊपर उड़ रहते हैं। फिर यदि तना भी नहीं, तना या तो ग्रीन होता है तो वो उससे फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ जैसे रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीव हैं वो अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं तो रात के समय स्टोमेटा ओपन करते हैं, पानी की कमी ना हो उसमें। इस तरह से ये बहुत सारे अनुकूलन हैं जो जीव अपने अंदर रखते हैं। सर्दियों में यदि हम अपना अनुकूलन देखें हमारे यहाँ पर कि पेड़ पौधे जिसमें हम पानी देकर फिर फसलों को बचाते हैं, हमारा अनुकूलन यह है कि हम कपड़े एक से ज़्यादा ओढ़ते रहते हैं। तो ये सब हमारे अनुकूलन कहे जाते हैं। तो तापमान का एवं अनुकूलन, तापमान के अकॉर्डिंग यदि टेम्परेचर यदि फेवरेबल है तो हमें उसके अकॉर्डिंग रहना पड़ता है। यदि टेम्परेचर यदि हाई और लो होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्लाइमेटिक चेंज होने के साथ साथ हम हमारा बॉडी के सराउंडिंग जो टेम्परेचर है, इन्वायरमेंट है, हम उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक सही बात ये भी है कि हम प्रकृति से जितना दूर जाते हैं हम मौत के उतना पास भी आते हैं। जैसे कि हम एसी में रहने लग गए और हम जैसे ही बाहर आते हैं प्रकृति में नेचुरल कंडीशन में आते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। हम जैसे कि हमने काम करना बंद कर दिया और कभी काम करना पड़ा तो हम बीमार हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कि नेचर में रहने वाला जीव, हम भी मनुष्य भी एक जीव है लेकिन इसने अदर्स जीवों पर एक डोमिनेंसी शो की है। लेकिन यदि जीवों की तरह ये क्लाइमेटिक कंडीशन को सहन करे, उसके अकॉर्डिंग रहे तो फिर वो अनुकूलित ज़्यादा होता है और उसमें स्टेमिना, इम्यूनिटी, जो अब कोरोना टाइम में हम कह रहे हैं ना कि अब स्टेमिना नहीं है, इम्यूनिटी नहीं है, तो वो सारी चीज़ें यदि वो नेचर में रहे और नेचर के साथ रहे और नेचर को साथ लेकर चले तो वो हो सकती हैं। तो इस तरह से ये टेम्परेचर जो कि तापमान एवं अनुकूलन है वो जीवों में बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आर्द्रता। आर्द्रता के बारे में पढ़ते हैं। आर्द्रता ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। तो वायु में उपस्थित जल की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। ठीक है, वायु में उपस्थित जल की
मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। तो जो वायु है उस हवा के अंदर पानी कितनी क्वांटिटी में उपस्थित है वो उसकी आर्द्रता कहलाती है। जैसे कोई पानी का सोर्स है, समुद्र तल है, समुद्र की सरफेस है, पाउंड के कोण की तालाब की सरफेस है, तो वहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि पानी वाष्प बनता है तो हवा के अंदर वाष्प हो जाती है और वो ह्यूमिडिटी बढ़ती है। लेकिन जैसे हम गर्मी में देखते हैं यहाँ पर, तो गर्मी में बिल्कुल सूखापन, जैसे हवा हमारे टच होती है तो हम कहते हैं लू चल रही है। लू चलने का मतलब क्या है कि पानी में, हवा में पानी की पानी का परसेंटेज भी उपस्थित नहीं होता है, पानी बिल्कुल शुष्क हो जाता है, हवा बिल्कुल शुष्क हो जाती है, जिससे कि हमें लू का अनुभव होता है कि जैसे आग बरस रही हो। तो इस तरह से उसमें आर्द्रता लोएस्ट हो जाती है। लेकिन यदि हम पानी के जो सोर्स हैं उनके ऊपर से निकलें, जैसे हम कभी समुद्रों में जाएं तो समुद्रों में वहाँ पर आर्द्रता फील होती है, चिपचिपापन महसूस होता है, तो वो आर्द्रता कहलाती है। तो इसे हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जो वायु में अदृश्य वायु आर्द्रता है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, जिसे कहते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता में क्या होता है कि वह वायु के इकाई आयतन में जल की मात्रा है। सामान्यतः इसे 1 घन मीटर में उपस्थित जल के ग्रामों के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो वायु के इकाई आयतन में उपस्थित जल की मात्रा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहलाती है। वायु के इकाई आयतन में उपस्थित जल की मात्रा है, जिसे निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। ठीक है, निरपेक्ष आर्द्रता मतलब एक आयतन में, एक इकाई आयतन में जितना पानी उपस्थित है उसे निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। दूसरा है आपेक्षिक आर्द्रता, इसको कहते हैं हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऐसे कहते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आपेक्षिक आर्द्रता। तो इसमें क्या करेंगे, हर तापमान पर वायु के निश्चित आयतन में एक निश्चित सीमा तक की जलवाष्प धारण करने की क्षमता होती है, जिसे सैचुरेशन कहते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता निरपेक्ष आर्द्रता व संतृप्त का अनुपात है। आपेक्षिक आर्द्रता निरपेक्ष आर्द्रता एवं संतृप्त का अनुपात है, P एवं R। RH बराबर P/R इंटू 100। तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या है कि संतृप्तता, सैचुरेशन ह्यूमिडिटी। समझेंगे कि इस समय मान लो कि इस इन्वायरमेंट में कितनी आर्द्रता है। ठीक है, ये तो है निरपेक्ष आर्द्रता, कि इस इन्वायरमेंट में इतनी आर्द्रता है, प्रेजेंट है, तो इसे हम कहते हैं P, इसे हम कह सकते हैं P। उसके बाद में इस इन्वायरमेंट में आर्द्रता और कितनी आ सकती है, मतलब इसमें
सर यदि पानी इसमें और बिखेरा जाए तो कितनी हवा है जो और पानी को ले सकती है, तो वो कैपेसिटी वो है सैचुरेशन ह्यूमिडिटी। तो सैचुरेशन ह्यूमिडिटी तो उसको हम कहते हैं कि ये है R, ठीक है। अब हम कहते हैं आपेक्षिक आर्द्रता, इसका मतलब इसमें जितनी प्रेजेंट थी और इसमें जितनी आ सकती है, तो आपेक्षिक आर्द्रता जो आने वाली आर्द्रता है वो कितनी है, इसका मतलब P/R × 100, ये आपेक्षिक आर्द्रता आ जाएगी। तो आपेक्षिक आर्द्रता वो कहलाती है कि उस वायु में पानी की वह मात्रा है जो कि करंट टाइम में जो आर्द्रता है उसके बाद उसमें पानी लेने की कैपेसिटी है उस हवा में। मतलब यदि हवा में जितनी आर्द्रता है उसके बाद पानी और एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी है, तो वो कहलाती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पर हम ये टर्म्स कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मीन्स हाउ मच ह्यूमिडिटी प्रेजेंट एट दिस टाइम, मतलब करंट टाइम में, किसी प्रेजेंट टाइम में ह्यूमिडिटी पानी कितना उस हवा में प्रेजेंट है वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहलाती है। जैसे हमने रीडिंग ली, अभी कोई मीटर है, जैसे घड़ी आती है ना, उसमें 3-4 चीज़ें बताता है, टेम्परेचर बताता है, टाइम बताता है, ह्यूमिडिटी बताता है। तो हमने उसमें रीडिंग ली 94 आई, 100 आई, तो इसका मतलब वो करंट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अभी ये है। लेकिन यदि हम देखते हैं कि बारिश के दिनों में और देखें हम कि ह्यूमिडिटी उसमें 110 तक आ गई, तो इसका मतलब जैसे 90 थी, हमने 90 रीडिंग नोट की और 110 भी आ जाती है कभी कभी बरसात में, इसका मतलब कि वो सैचुरेटेड ह्यूमिडिटी है, जैसे 110 तक पहुंच गई। तो 90 और 110 का अंतर क्या हो गया, 20। इसका मतलब 20 हमारी क्या आई, आपेक्षिक आर्द्रता। मतलब जो आज के टेम्परेचर में हमारी 90 रीडिंग आ रही है, तो उसमें यदि और पानी आए तो वो हमारी आपेक्षिक आर्द्रता है जो कि आ सकती है कि वायु में पानी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, तो वो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाती है। और सैचुरेशन जैसे कि कंप्लीट 110 तक आ गया तो वो हमारी सैचुरेशन ह्यूमिडिटी कहलाती है। इसके बाद यदि पानी और आता है तो फिर वो पानी हवा में नहीं रुकता है, वो नीचे आ जाता है। जैसे हम बारिश में देखते हैं कि बादल जब तक उसको कैपेसिटी रहती है उसको लेके और घूमते रहते हैं, लेकिन जब उसकी आर्द्रता बढ़ती चली जाती है और आर्द्रता बढ़ती है, एक कैपेसिटी, एक सैचुरेशन ह्यूमिडिटी से ज़्यादा होने लगती है पानी की मात्रा, तो फिर वो बारिश के रूप में नीचे आ जाती है। तो यही हम कहते हैं कि एक तो इन्वायरमेंट में हमारी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी है, इसके बाद हमारी सैचुरेशन ह्यूमिडिटी की रेट कितनी है, यदि दोनों का डिफरेंस करें तो इसका मतलब हमारी आपेक्षिक आर्द्रता उस हवा की आ जाती है कि इसमें अभी इस हवा में पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी और कितनी है। तो बारिश के दिनों में आर्द्रता ज़्यादा होती है और गर्मियों के दिनों में आर्द्रता है वो बिल्कुल कम होती है। जितनी गर्मी होती है उतनी हवा का जो पानी है वो चला जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि आर्द्रता है वो भी जीवों को प्रभावित करती है। जैसे कि मान लो कोई ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है तो हम जैसे गर्मियों में हम आर्द्रता कम होती है तो पंखा चलाते हैं, हमारे पसीने सूख जाते हैं। लेकिन बारिश के दिनों में जैसे गर्मी हो रही है, बारिश के दिनों में तो पानी है हवा में, लेकिन जब हम पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं तो हमें ठंडा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वो ऑलरेडी पानी की मात्रा उसमें प्रेजेंट है और हीट हो रही है, तो वो फिर हमारे को ठंडा महसूस नहीं होता है, तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई। तो ह्यूमिडिटी वाली जो गर्मी होती है उसमें हमारे को गर्मी फील होती है, तो इसलिए फिर हम एसी यूज कर लेते हैं। फिर हमारा अनुकूलन बढ़ जाता है कि एसी हमने यूज कर ली। एसी क्या करती है, फिर हवा की नमी को वापस से सोखती है और पानी को निकाल देती है। वो कंडेंस्ड करती है, खींचती है पहले नमी को, फिर उसको कंडेंस्ड करती है, संघनित करती है और पानी बनाती है, और फिर पानी को नीचे पाइप के थ्रू बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो फिर हम वापस से हमें हवा लगती है तो हमें फील होता है कि हाँ अब ठंडा हो रहा है। तो इस तरह से ये अनुकूलन है, जो ह्यूमिडिटी है वो भी हमारे अनुकूलन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो इस तरह से हमारा चौथा फैक्टर ह्यूमिडिटी ये भी कंप्लीट होता है। और हम बात करते हैं फिर पवन, प्रेशर और फायर। ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।